जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सब मस्त और ज़बरदस्त आबाद होंगे साथियों। और उम्मीद है कि आप सब पिछली वीडियो देखकर अपने पुराने सिलेबस को कवर कर चुके होंगे और आज नए वीडियो के लिए एकदम नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ तैयार बैठे होंगे साथियों। जैसा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मैंने बीड़ा उठा रखा है कि मैं पूरे मुफ्त में एक एक सिलेबस एक एक सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँगा और उसके पश्चात एक भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट या एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो इसके बाहर में रह जाए साथियों। बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए ले आते हैं इन सब सब्जेक्ट्स को, इसलिए आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि इस चैनल के साथ आप अपना प्यार और जो है समय बांटें। तो इसलिए अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें साथियों। और इस पर अपना समय देने के लिए आप सबका मैं दिल से आभार करता हूं तथा आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम देने के लिए बहुत ही सही चैनल, बहुत ही सही प्लेटफार्म पर रुके हुए हैं। आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए साथियों। यह एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में जितनी मेहनत से हमने इसे तैयार किया है कि आपको इस पे मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो मैं बस बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसे आप रटते चलिए, समझते चलिए, लिखते चलिए, दोहराते चलिए। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको किसी और जो है दृष्टि उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें और भी सिलेबस कवर करना है। तो आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। कल हमने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है पुरानी सभ्यता थी भारत की, कल हम बता चुके हैं। इसके बारे में उत्खनन 1921 में शुरू हुआ था। उसके बाद से इसके बारे में जानकारियाँ पता चलती गई। इसका मतलब यह है कि हमारे प्राचीन भारत में पहले भी शहर बसा हुआ था, एक अच्छा खासा नगर बसा हुआ था, लेकिन जो है उथल पुथल आदि के कारण जो है किसी न किसी कारण से उसका विनाश हो गया और वह मिट्टियों के तले पूरा पूरा शहर दब चुका था। 1921 में पहली बार एक जगह के साक्ष्य के रूप में जब उसे खोदा गया तो एक जगह की जब खुदाई की गई लंबवत, तो वहाँ पर देखा गया कि नीचे तो पूरा पूरा शहर बसा हुआ है। तो उसके उत्खनन आज भी हो रहे हैं और पहले भी बहुत हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ उत्खनन हो चुका है उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि हमारे इतिहास में एक प्राचीन बहुत सभ्य नगर बसा हुआ था। उसी श्रेणी में जो है आज हम एक और नगर जो हमें मिला हुआ है जिसका नाम कालीबंगा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे भी अन्य नगर जो हमें मिले हुए हैं प्राचीन में बसे हुए, उसके बारे में जो हमें साक्ष्य मिले हैं और उन नगरों की खुदाई हुई है जहाँ वहाँ से जो जो सामग्रियाँ हमें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस आदि सीजीएल वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कहीं कोई शंका की आवश्यकता ही नहीं है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में। इसलिए बहुत ही तन मन और ध्यान से पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को, बहुत मजा आएगा। इतिहास बहुत बेहतरीन है और अगर आपने पुरानी कक्षाएं कवर नहीं की हैं तो जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको आगे का कुछ समझ में आने वाला नहीं है, यह मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है कालीबंगा से शुरू होता है। कल हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया था, आज हम देखते हैं कालीबंगा के बारे में। यह राजस्थान के गंगानगर जिला, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में प्राचीन सरस्वती तट पर स्थित था। 1952 में अमलानंद घोष ने सरस्वती, वर्तमान घग्गर एवं इसकी सहायक दोस्ती चौतंग की घाटियों में कुल 24 स्थल खोजा है। उन्हीं में से एक स्थल कालीबंगा है। यानी कि सरस्वती और प्राचीन में चौतंग नदी घाटी के किनारे पर 1952 में अमलानंद घोष ने जब खुदाई करवाया तो उन्हीं में से एक स्थान कालीबंगा हमें मिला है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इससे बहुत बार यूपीएससी आदि में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कालीबंगा से आप क्या समझते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब कालीबंगा की विशेषता के बारे में बात करते हैं। संकालिया, दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। उस वक्त चूड़ी निर्माण केंद्र था।
यह चूड़ियों का निर्माण का केंद्र था, यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती थी। मकान, चबूतरे, रक्षा प्राचीर सब कच्ची ईंटों के बने हैं, इसलिए इसे गरीबों की बस्ती कहा गया। लकड़ी की नालियाँ बनी थी, जैसा कि हमने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखा, वहाँ पे पक्की ईंटों के घर बने हुए थे, इसलिए उसे अमीर बस्ती कहा गया। और यहाँ पर चूंकि कच्ची ईंटों के जो है मकान बने हैं, इसलिए इसे गरीब बस्ती कहा गया है। यहाँ से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो हमें सामग्रियाँ सामान मिले हैं, उसके बारे में देखते हैं। जुता हुआ खेत मिला हुआ है, एक ही खेत से 2 फसलों की एक साथ बुआई तथा जालीदार जुताई किए जाने का साक्ष्य मिला है। पक्के सड़क का प्रमाण मात्र यहाँ से मिला है। पूरी सभ्यता में केवल एक यही स्थान है जहाँ से पक्के सड़क मिले हैं। घर, प्राचीर, दीवार तो कच्चे ईंटों के थे, किंतु सड़क पक्की थी इनकी, यह याद रखिएगा। यहाँ शौचालय के साक्ष्य मिले हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरे टीले पर 7 आयताकार यज्ञ वेदियां तथा यहीं थोड़ी दूरी पर एकल यज्ञ वेदी मिली है, एक बलि कुंड भी मिली है। मातृदेवी की कोई प्रतिमा नहीं, किंतु टेराकोटा से बने लिंग, योनि पीठ, सींग वाले देवता की प्रतिमा मिली है। युग्म समाधान तथा अंत्येष्टि के तीनों विधियां मिली हैं, यानी अंत्येष्टि और समाधान की, जो दफनाने की और पैक उसमें मृदभांड में बंद करने की, जलाने की, ये तीनों विधियां यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहरें जिन पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मुहर प्राप्त हुई है जिस पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है, लेकिन वे जो हैं मुहरें मेसोपोटामिया में उस वक्त बेलनाकार आकार की मुहर चलती थी, उसी आकार की मुहर यहाँ पर मिली है। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, माना जाता है कि इस शहर में भूकंप आया करता था। आक्रामक मुद्रा में वृषभ की ताम्र मूर्ति मिली है। वृषभ यानी बैल की तांबे की मूर्ति यहाँ पर जो है आक्रामक यानी गुस्से की मुद्रा में मिली हुई है। बालक की खोपड़ी में छेद है जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है, यानी कि बालक की खोपड़ी में जो छेद एक मिला है, खोपड़ी मिली है बालक की, उसमें एक छेद मिला है जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण देता है। अर्थात उस वक्त भी जो है ऑपरेशन वगैरह की जानकारी उन लोगों को थी। तो इसी के साथ कालीबंगा में केवल इतना हमें जानना है, यह मोर देन इनफ है, इसे आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। फिर हमें आता है अगला शहर हमारा चन्हूदड़ो, जो हमें मिला हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर यानी 80 मील दूर है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की। इसका उत्खनन 1935 में मैके ने किया और इसे भारत का सैफील्ड कहा है। विशेषता की बात करते हैं चन्हूदड़ो की। यह एक औद्योगिक नगर था। इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, इस शहर की किलेबंदी नहीं की गई थी, यानी कि अधिकतर जो शहर और गांव मिले हैं उसके चारों तरफ एक बड़ा सा जो है प्राचीर रक्षा दीवार बना दी जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं साथियों, उनके बारे में देखते हैं। गुड़िया, मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी, लिपस्टिक, काजल, स्याही दवाद, पाउडर, वक्राकार ईंट, तांबे का मत्स्य कांटा, मृड़ गाड़ी का माडर, गाड़ीवान के हाथ में चाबुक दिखाया गया, झूकर झांकड़ संस्कृति के अवशेष, खिलौना बनाने का कारखाना, मिट्टी की पकी नाली, एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य आदि। यह एक जो साक्ष्य है, एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य, यह कई बार पूछा जा चुका है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद हमारा जो है चन्हूदड़ो भी खत्म होता है, केवल इतनी जानकारी हमें लेनी है। फिर हमें मिलता है लोथल शहर। यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के पास है। इसे 1954 में SR राव ने खोजा। इसे व्यापारिक केंद्र माना जाता है तथा इसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा। SR राव ने इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो शब्द प्रदान किया है। प्रमुख जो प्राप्त साक्ष्य हैं यहाँ से, अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि कुंड मिला है, बंदरगाह मिले हैं और तद्दत कुत्ता खरगोश की मूर्ति मिली है और गोरिल्ला की मम्मी का साक्ष्य मिला है, यानी गोरिल्ला की मम्मी बनाई गई है। प्रशासनिक भवन मिले हैं आदि।
और गोदीवाड़ा बंदरगाह भी यहीं से मिला हुआ है। उसके बाद अगला शहर आता है हमारा धौलावीरा, गुजरात का कच्छ जिला में है। इसे जेपी जोशी ने खोजा। यहाँ से मुख्यतः सूचना पट, जल प्रबंधन, सुनामी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यह 3 टीलों में है, यह 3 टीलों में बसा हुआ था। धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। बनावली, यह हरियाणा के हिसार में जिले में है। सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से मुख्य साक्ष्य मिट्टी का हल, बटखरा, रसोई घर आदि मिला है। उसके बाद अगला शहर है हमारा रोपड़। यह पंजाब के सतलज नदी के पास है। आधुनिक नाम रूपनगर है। इसे 1950 में वीवी लाल ने खोजा। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते का समाधान मिला है। यहाँ यानी कि मालिक को जब खत्म हो गया तो उसके साथ जो है कुत्ते को भी उसके दफनाया गया है। ये हमारा जो है सिंधु सभ्यता की जितने भी शहर थे उसके बारे में हमने जानकारियाँ ले ली हैं। अब देखते हैं उस वक्त, यानी इन सब शहरों को मिलाकर जानकारी पढ़ेंगे कि उस वक्त का जो समाज था वह कैसा था। सिंधु सभ्यता का समाज। सिंधु सभ्यता मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक या वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक समाज था, यानी आज जो समाज हमारा पितृसत्तात्मक देखने को व्यवस्था मिलती है जिसमें पिता का राज माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें हमें माता का राज देखने को मिलता है। वही घर की गृहिणी ही घर की मुखिया मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ से नारियों के मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं, अर्थात नारियों की मूर्ति अधिक बनी हुई मिली है। लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान मिलने से सती प्रथा का अनुमान है। लोथल और कालीबंगा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से किसी व्यक्ति को जो युगल जोड़े थे पति पत्नी के, उनको साथ में दफन किया गया है। इसलिए समझ में आता है कि अगर उनके साथ में दफन हुआ है, साथ में मृत्यु हुई है, तो यह कहीं ना कहीं सती प्रथा का झलक देखने को हमें इतिहास में मिलता है। शाकाहारी और मांसाहारी समाज था। सिंधु लोग पासे का खेल, शिकार, नृत्य से मनोरंजन करते थे। धार्मिक स्थिति के बारे में वहाँ की जानकारी देते हैं। कोई सैद्धांतिक पक्ष में जानकारी नहीं मिलती, किंतु क्रिया पक्ष जैसे कर्मकांड और अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि हमने पीछे देखा अभी कालीबंगा और चन्हुदड़ों में, वहाँ से हमें जो है हवन कुंड आदि मिलते हैं, अग्निकुंड वगैरह, तो जिससे हमें धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। हड़प्पा से मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी नामक एक देवी की पूजा किया करते थे और अधिकतर जगहों से उनकी मूर्ति हमें मिली है। उस वक्त बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं हुआ करता था। मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर बने चित्र में त्रिमुखी पुरुष का योगासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जो पशुपति देव हैं। पुरुष देवता के दाईं ओर चीता व हाथी व बाईं ओर गेंडा व भैंसा अंकित है। यह जो पॉइंट है इसे स्टार पॉइंट कर लीजिएगा और बहुत ही ध्यान से इसे एक एक शब्द को याद कर लीजिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं साथियों, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे बनाए जा चुके हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, इसमें 3 मुख वाला जो है एक पुरुष जो है ब्रह्मा के रूप में बैठा हुआ है, 3 मुख वाला, जिसे पशुपति नाम दिया गया है। पुरुष देवता के दाईं ओर चीता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष देवता के दाईं ओर कौन है, बाईं ओर कौन है, इसलिए एकदम याद कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देवता के दाईं ओर चीता व हाथी तथा बाईं ओर गेंडा व भैंसा अंकित है, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंधु लोग कुबड़ बैल की पूजा करते थे। कुबड़ बैल यानी जिसके जो है पीछे ऊपर जो है उबड़ा हुआ शरीर रहता है, उसे कुबड़ बैल कहते हैं। सिंधु लोग वृक्ष पूजा, नाग पूजा, जल पूजा करते थे, यानी वो लोग वृक्षों की पूजा करते थे, नागों की पूजा करते थे और जल की पूजा, मुख्य रूप से सिंधु नदी उस वक्त की सबसे पवित्र नदी मानी गई है, उसकी पूजा वे लोग करते थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में देखते हैं। उस वक्त के नगर जो समाज था, वहाँ की गांव नगर कैसे बसे हुए थे, उनके बारे में जानकारी हमें लेनी है। सिंधु सभ्यता के सभी नगर एक दूसरे से जाल की तरह जुड़े थे। प्रत्येक नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर पूर्वी और पश्चिमी टीले में विभाजित थे, यानी 2 टीले में नगर 2 भागों में विभाजित था, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के दृष्टिकोण से। पश्चिमी टीले ऊंचे थे, इनको रक्षा प्राचीरों से घेरा गया था, जबकि पूर्वी टीला नीचे था और कोई रक्षा प्राचीर नहीं था।
पश्चिमी टीले पर उच्च वर्गीय लोग और पूर्वी टीले पर निम्न वर्गीय गरीब लोग रहते थे। पश्चिमी टीले का क्षेत्र कम और जनसंख्या भी, जबकि पूर्वी टीले में जनसंख्या और क्षेत्रफल ज़्यादा था। घरों के मुख्य दरवाजे पीछे की ओर थे। घरों में कुएं, शौचालय व पक्की नाली थी। सभी घर पक्की ईंटों के बने थे और कुछ अलंकृत भी थे। इससे हमें समझ में आता है कि उस वक्त का जो सैंधव सभ्यता का समाज था बहुत ही सभ्य समाज था, बहुत ही विकसित समाज था। आज के दृष्टिकोण से देखें तो इतने वर्ष पूर्व जो है 3500 वर्ष पूर्व की बात है, लगभग 4000 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त का जो समाज था वह इतना विकसित था कि पक्की ईंटों से, अलंकृत ईंटों से शौचालय, कुएँ, पक्की नालियाँ, पक्की सड़क और घर दरवाजे आदि हमें जिस तरीके से व्यवस्थित रूप में हमें देखने को मिलते हैं, समझ में आता है कि उस वक्त का समाज कितना विकसित था। आज जो है हमें लगता है कि उस वक्त एकदम जो है दरिद्रता छाई थी, किंतु ऐसा समाज में नहीं था। हमारा भारतीय समाज प्राचीन समय से ही बहुत ही विकसित रहा है। तो आगे देखते हैं राजनीतिक स्थिति क्या थी जो है सैंधव सभ्यता की। प्रोफेसर A.L. वासम ने कहा कि सैंधव सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उस वक्त व्यापारी वर्ग बहुत मजबूत था, इसलिए उनका शासन था। प्रोफेसर A.L. वासम तथा अन्य कुछ जो है पुरातत्वविद और वैज्ञानिक मानते हैं कि उस वक्त ब्राह्मण विद्वान थे और वही शासन किया करते थे, उन्हीं के अनुसार समाज चलता था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ उस वक्त के जो व्यापारी वर्ग था वह बहुत मजबूत था, अमीर था और जो है व्यवस्थित था, इसलिए उनका शासन चलता था। हालांकि इस विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, केवल अनुमानित है। सैंधव सभ्यता की कलाकृतियों की बात करते हैं। सैंधव काल में बहुत कलाकृतियां बनी हैं जो इस प्रकार हैं। प्रस्तर मूर्ति, मुहरें, प्रस्तर मूर्ति अर्थात पत्थर की मूर्तियां, मुहरें, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मनके, कांसे की नर्तकी यानी नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति जिसके हाथ में चूड़ी है, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, कांसे का रथ, मिट्टी का हल आदि वस्तुएं बनाते थे। मुहर और मृदभांडों की बात करते हैं उस वक्त की। अधिकांश मुहरें सेलखड़ी की हैं, केवल लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहरें मिली हैं। सबसे अधिक वर्गाकार और चौकोर मुहरें थी। कला की दृष्टि से सबसे अच्छी मुहर कुबड़ वाले बैल की मिली है। पशुपति की मुहर, जिसे मार्शल ने शिव का आद्य रूप कहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक वर्गाकार और चौकोर मुहरें मिली हैं, यह बहुत ही जरूरी पॉइंट है। कला की दृष्टि से सबसे अच्छी मुहर कुबड़ वाले बैल की है। पशुपति की मुहर, जिसे मार्शल नामक एक वैज्ञानिक ने शिव का आद्य रूप बताया है। लोथल से एक मृदभांड मिला जिस पर पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी का अंकन है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित था। यह जीवन कृषि, व्यापार व पशुपालन पर आधारित था। उस वक्त के लोग कोई नौकरी आदि नहीं करते थे। वे लोग जो है जीवन जीने के लिए कृषि कार्य करते थे, जुताई बुआई जो है फसलों को उगाना, व्यापार कार्य करते थे, फसलों आदि का जो है बेचने आदि का कार्य किया करते थे और पशुपालन जो है किया करते थे। ये लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार करते थे, जैसे वहरीन, दिलमुन, मेलुहा, सिंध, मगन, मरकान तट आदि इन सब क्षेत्रों में जो है व्यापार किया करते थे। इनमें प्रमुख बंदरगाह लोथल, सुतकांगे डोर, सोतकाकोह, बालाकोर, प्रभाव, पट्टनन, हिरण्य नदी के किनारे वाला प्रमुख थे। ये सब क्षेत्र जो है बंदरगाह प्रमुख क्षेत्र थे, यहाँ से जो है व्यापार हुआ करता था। उसके बाद जो है सैंधव सभ्यता की जो है पतन के बारे में देखते हैं कि सैंधव सभ्यता जो इतनी बड़ी विकसित सभ्यता थी, आखिरकार वह कैसे नष्ट हो गई। अचानक से क्या हुआ कि इतने बड़ा समाज जो है समाप्त हो गया। तो सैंधव सभ्यता के पतन के बारे में अगर हम जानकारी लें तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत बताया गया है, अलग अलग कारण बताया गया है। मार्शल, मैके, S.R. राव जो है बाढ़ का कारण बताते हैं कि बाढ़ के कारण समाप्त हुआ। मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके ये सब आर्यों का आक्रमण बताते हैं।
आर.एल. स्टाइन अम्लानंद घोष जलवायु परिवर्तन बताते हैं, राइक्स और डेल्स भूतात्विक परिवर्तन बताते हैं, अल्ब्राइट व्यापारिक गतिरोध बताते हैं और कैनेडी जो है मलेरिया बीमारी का कारण बताते हैं। तो इसी के साथ हमारा सिंधु सभ्यता समाप्त होता है। कल से हम अपना शुरू करेंगे नया टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, कॉपी तैयार करिए और जो है इसे दोहराते रहिए, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। एकदम अच्छे से सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी जानकारी हमने दे दी है, इसके अलावा आपको कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है या बहुत है। बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं कल नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।